दोस्तों मैं तरुण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेटल योर लोन। दोस्तों काफ़ी लोग मेरे चेहरे पे आप हंसी देखिए, मैं ज़रा मिसकम्युनिकेशन का शिकार हो गया हूं, मैं और मेरा चैनल। काफ़ी लोग मेरी वीडियो देखते हैं इस चैनल पे और लोग कहते हैं कि हम ना लोगों को गुमराह करते हैं कि आप लोग पैसे बैंक से ले लीजिए और आपको लोन देने की ज़रूरत नहीं है, लोन को रीपे नहीं करना। दोस्तों मेरी किसी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं कहा और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। फ्रेंड्स, ये चैनल हमने बनाया इसलिए था क्योंकि हमारे काफ़ी आस पड़ोस के लोग, हमें लोगों को ऐसे समाज में हम देखते हैं कि लोन एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोन का रीपेमेंट कैसे किया जाए। आज भारतीय जनमानस में एक बात आम तौर पे प्रचलित हो चुकी है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनका मैं नाम वीडियो में नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियस, वो इतना लोन ले लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रेसफुल लाइफ कैसे जीते हैं, लोन देते हैं कभी नहीं देते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हम अगर 50,000 या 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो हमारा ट्रैक्टर, हमारी बकरी, हमारा जो है हल बैंक आकर जब्त करके चला जाता है। एक देश के अंदर दो तरह का कानून आखिर क्यों है? तो दोस्तों कानून दो तरीके का नहीं है, एक्चुअल में कानून एक ही है, लेकिन उसको समझने वाले जो बंदे हैं वो अपने नज़रिए से चीज़ों को समझते हैं। आज मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनकी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो इनकी भी एक प्रॉब्लम थी, इन्होंने मुझे बताया कि भाई आज जो है ना, उन्होंने मेरा चैनल भी देखा और मेरे जानकार भी हैं, मेरे नोन में हैं। तो इन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ एक लोन का प्रॉब्लम हुआ है, आप मेरी हेल्प करें। तो मैंने कहा यार हेल्प क्या करनी है, मैं आपको वीडियो में आपके कंसर्न से लोगों को बताना चाहूँगा और लोग आपके केस को स्टडी करके समझ जाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन कब देगा? जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, पहली बात। अब फाइनेंशियल स्थिति को बैंक अच्छी तरीके से इवेल्युएट करता है, असेस्ट करता है कि भाई जो है ये बंदे की जो फाइनेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, इसकी सैलरी अच्छी आ रही है, अगर ये लोन लेता है तो मेरे को रीपे कर सकता है कि नहीं, ये अच्छे आईटीआर भर रहा है, इसकी इनकम टैक्स की रिपोर्ट अच्छी है, इसकी सिविल अच्छा है, इसकी बैंकिंग अच्छी है, इसके बैंक में कोई बाउंसिंग नहीं है, अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहा है, अच्छा कारोबार है, अच्छा स्टॉक है ना, तो इसके कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है और ये आराम से हमारे से लोन लेकर हमारी ईएमआई दे सकता है। जब बैंक का जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, जब ये सब चीज़ें, वो बहुत अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, एमबीए फाइनेंस किए हुए होते हैं, वो पागल नहीं होते। जब वो इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से इवेल्युएट कर लेते हैं, जांच परख लेते हैं, तब वो आपको लोन का ऑफ़र देते हैं। हर बार आप देखिएगा, जब भी आप लोन लेंगे तो आप मांगेंगे 5 लाख, बैंक देगा 3 लाख। 5 क्यों नहीं दे देता, 3 ही क्यों देता है? उसका कारण होता है, वो एसेस करता है कि आपकी हैसियत 5 की नहीं है, 3 की है। आप 3 की ईएमआई भर सकते हो, 5 की ईएमआई नहीं भर सकते। कुछ केसों में होता है 5 मांगा 5 दे दिया, वो एक अलग बात है। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है बहुत अच्छी है। अगर आप 10 लाख रुपए की रीपेमेंट कर सकते हो ईएमआई के रूप में, तो बैंक आपको क्या करता है, 5 लाख का ही लोन देगा। ठीक है, बैंक का अपना पॉलिसी है, बैंक हर तरीके से अपने आप को सिक्योर करके चलता है और कमोवेश एनबीएफसी का भी यही क्राइटेरिया होता है। एनबीएफसी थोड़े से प्रेशर में होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बैंकों से पैसा लोन लेते हैं और बैंक के पास जो पैसा होता है वो उसका खुद का पैसा होता है। हालांकि बैंक भी आरबीआई से लेता है, पर आरबीआई की भी 2 कैटेगरी है, वो बैंक को कुछ और रेट पे देगा और एनबीएफसी को कुछ और इंटरेस्ट रेट पे देगा। तो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट पे पैसा उठा रहा है तो वो आगे पैसा तो और हैवी इंटरेस्ट रेट पे देगा। अब गेम यहीं से बिगड़ती है। हैवी इंटरेस्ट रेट पे आपने बिना असेसमेंट किए हुए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे, आप लोन ले लेते हैं। आप कोई डेप्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, डेट प्रॉपर्टी में पैसा लगा लिया, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोई शेयर खरीद लिया, कहीं कोई ऑर्नामेंट में पैसा लगा दिया जिसकी रिकवरी नहीं हो पाई, जो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया, धंधे पानी में लगा लिया जहाँ से आपको रिटर्न नहीं आया। अब आपने लोन तो लिया था कारोबार को बढ़ाने के लिए, लोन तो लिया था अपने घर को सुंदर करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो आपकी इनकम का सोर्स है, मान लीजिए आप सैलरीड हैं, आपकी जॉब चली गई, मान लीजिए आप सैलरीड हैं और आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल का खर्चा आ गया, कुछ ऐसी बात घर के अंदर हो गई, कोई केस मुकदमा हो गया जहां आपके पैसे डाइवर्ट हो गए, आपकी इनकम डाइवर्ट हो गई। आप बिजनेसमैन हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सडनली कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपका बिजनेस डिप मारने लगा, नीचे आने लगा, आप रीपेमेंट कहाँ से करोगे? नहीं कर सकते। जब आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो क्या होता है, आपके मन में एक भय आ जाता है कि अगर मैंने इसको ईएमआई नहीं दी तो बैंक जो है ना मेरे पे कार्रवाई करे। अब देखो कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। 2007-8 में मैं बैंकिंग में बहुत अच्छे पोस्ट पे था, रिकवरी में।
ऐसे ऐसे केस हमने देखे हुए हैं जहाँ पर बंदे ने लिटरली सुसाइड कर लिया। आप 2007, 8, 9 के अखबारों को उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं कटिंग मिल जाएगी कि बंदों ने रिकवरी एजेंट से परेशान होकर सुसाइड तक कर लिया। अभी भी एक आधा केस ऐसे मिल जाते हैं, चाहे प्राइवेट फाइनेंसर हो और चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो। आपको घबराना नहीं है, यही इस चैनल का मूल मंत्र है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई जो है मुझे जो है लोन जो मिला है एक्चुअल में उसको मुझे अदा करना है। अब आप अदा नहीं कर पा रहे तो आपको क्या चाहिए? हमारा चैनल शिक्षा देता है कि अगर आप लोन का ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आप बैंक से समय लीजिए। यही अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है। आप बैंक से समय लीजिए ना भाई, बैंक आपको समय देगा, लेकिन अब बैंक ऐसे ही थोड़ा समय दे देगा। ऐसे तो हर दूसरा बंदा उठ के कहेगा भाई मैं लोन नहीं भरूंगा, मेरे को टाइम दे दो। ऐसे नहीं होता है। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, तरीका होना चाहिए। वही तरीका हम लोग इस चैनल पे बताते हैं। जैसे कि मैंने इन भाई को कहा कि भाई अगर आपको अभी रीपेमेंट में दिक्कत है तो आप जो है बैंक को लेटर लिखिए कि भाई देखो मेरी ऐसी ऐसी स्थिति हुई है और मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ अभी कुछ दिनों के लिए। तो बैंक जो है ना आसानी से ये बात नहीं मानेगा, एनबीएफसी आसानी से ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने भी पैसे कहीं से बोरो किए हैं, उधार लिया हुआ है, उन्हें भी तो रिटर्न करना है। आरबीआई का भी तो एक गाइडलाइन है कि आप पैसे को उसी व्यक्ति को दें जो वापस करे। नहीं तो अगर आपका एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी बैंक का घाटा, वित्तीय घाटा अगर बढ़ गया, यानी परफॉर्म ना करने वाले एसेट बढ़ गए, जो कि 26% आरबीआई का बेंचमार्क है, अगर वहां तक पहुंच गया तो फिर बैंक क्या करता है, उस एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल कर देता है। वो फिर लोन देने के लायक नहीं रहेगा, उसका धंधा बंद हो जाएगा। तो बैंक के ऊपर भी प्रेशर है। तो बैंक क्या करता है कि फिर वो रिकवरी करता है। रिकवरी का जो प्रोसेस है बैंक का ना, वो उसकी गाइडलाइन बैंक ने बना रखी है, आरबीआई ने, कि भाई आपको इस तरीके से ही पैसा लेना है। अगले व्यक्ति ने पैसा लिया है कारोबार के लिए, घर के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो कोई अपराधी नहीं है, उसको अपराधी की तरह मत ट्रीट करें आप। उसका एक मैनर है, उस तरीके से आप काम करें। आप क्या करें कि भाई बैंक में आप डिफॉल्ट होने जा रहे हैं तो लोन के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ईएमआई 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए की ईएमआई चुकाने के लिए फिर आप कहीं से 10 लाख रुपए का लोन लेंगे या 1 लाख का लेंगे और फिर आप उसको क्या करेंगे, 2 ईएमआई भरेंगे। लास्ट में क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3 और 10-15 बैंकों से लोन लेके, 5-10 बैंकों से लोन लेके आप तब तक लोन लेते रहेंगे जब तक कि आपको कोई बैंक या एनबीएफसी सामने से मना ना कर दे। तो वो स्थिति अगर आपकी आएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो दिन देखने से अच्छा है कि आप एक बैंक से लोन लिए और आपका काम नहीं हो पा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लिए, तो आप क्या करिए, वहीं पर रुक जाइए, वहाँ पर रुक जाइए और आप एक मेरे बताए प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप बैंक को चिट्ठी लिखिए, आरबीआई को चिट्ठी लिखिए। आरबीआई का पोर्टल है, मैं आपको इसमें इसका लिंक दे दूंगा वीडियो में। वहाँ पर जाके आप कंप्लेन करें। पहले बैंक को लिखें, बैंक के नोडल ऑफिसर को लिखें कि भाई मेरी स्थिति ख़राब है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। अगर बैंक कहता है कि नहीं भाई हम तो लेंगे पैसा, तो उसके लिए फिर आरबीआई है। आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उसके बाद कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी कलेक्शन एजेंट आपको हैरास नहीं कर सकता है। उसका गाइडलाइन है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, और अगर 7 बजे के बाद वो फ़ोन करते हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी होगी, मतलब गाइडलाइन से विपरीत माना जाएगा उसको। अगर बैंक आपसे मिलना चाहता है तो वो आपको मेल करेगा, फ़ोन करेगा, आपको फ़ोन पे बात करेगा कि हाँ सर यहाँ मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, आपके बताए जगह पे वो आपसे मिलेगा। ऐसा नहीं कहीं भी आके पहुँच गया। अभी मेरे क्लाइंट है वो उनके ऑफिस पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने चिल्लाचिल्ली कर दी। क्लाइंट ने रिकॉर्ड करके उसको आरबीआई के ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट कर दिया। नौकरी चलेगी बैंकर की। पता है आपको क्यों? क्योंकि जहां पर वो बंदा काम कर रहा है उसको इकोनॉमिकली आप डिसेबल कर दोगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति फिर क्या करेगा, सुसाइड ही तो करेगा। जब जहां से उसको पैसा आना वहीं उसको आपने जलील कर दिया, तो फिर वो कहां से पैसा देगा आपको? तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। आप टाइम लीजिए, बैंक आपको टाइम देगा। कोई भी कलेक्शन एजेंट आपके यहाँ आता है उसके पास बैंक का ऑथराइजेशन लेटर होगा, बैंक आपको मेल करेगा, वो प्रियर इन्फॉर्मेशन देगा कि मैं कल आऊँगा आपसे मिलने के लिए। किस लिए आऊँगा? आपसे गुंडेगर्दी की तरह आपका कॉलर पकड़ के पैसे लेने नहीं आएगा, आपसे आपकी बात सुनने आएगा। बस स्थिति स्पष्ट होगी, आगे रिपोर्ट करो। अगर दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो बताओ भाई कि मेरी ये समस्या है, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, कई लोग ऐसे बदमाशी करते हैं कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। तो बैठा रहे भाई तू, मैं बुलाता हूँ अभी पुलिस को। तो ये सब रोल है, ठीक है। आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कोई भी सेटलमेंट एजेंसी आकर सेटलमेंट नहीं कराएगी। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप जो है बैंक से आराम से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। भाई लोन लिया है, कोई चोरी थोड़ा की है। दादागिरी से पैसे नहीं आएंगे। एक बार नहीं, आपने जो आते कहा कि चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी में, क्यों आप कौन हो? लीगल होगा नहीं, आप लीगल में आ जाओ, लीगल में आ जाओ। और क्या, लीगल में आ जाओ, कोर्ट में चलेंगे। और क्या, अगर आप ये चीज में फंस जाओगे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तो फिर आप डरोगे, आप अपनी इज्जत को ढोगे और क्या होगे, बर्बाद हो जाओगे। लास्ट में वही होना है। इससे पहले शुरुआत में ही आप अपने आप को बोल्ड बनाइए, अपने आप को बहादुर बनाइए और बैंकर से
आई कांटेक्ट करके बात करें कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, मेरे बताए हुए जगह पे आइए, मैं आपसे मिलूंगा। थर्ड जगह भी मिल सकते हैं, आप ऑफिस मिल सकते हैं, घर मिल सकते हैं, आपको किसी तीसरी जगह मिलना वहाँ बुलाइए, मिलिए आराम से, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, उनसे बात कीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर बैंक आपके पास से संतुष्ट नहीं हुआ और बैंक अड़ गया कि नहीं मुझे तो पैसे लेने हैं, तो उस स्थिति में फिर आपको जो है ना पैसे देने के लिए क्या करेगा, बैंक लीगली बाउंड करेगा। लीगली बाउंड करने के लिए क्या होगा, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेगा। वहाँ बात नहीं बनी तो फिर आपको जो है आर्बिट्रेशन के नोटिस कई तरीके से बैंक भेजता है, उसके मैं लिए अलग वीडियो बना चुका हूँ, एक बार और बनाऊंगा। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, और वो नोटिस आपको मेल पे मिल सकता है, मेल के स्पैम में पड़ा होगा, व्हाट्सएप पे आ सकता है, एसएमएस के थ्रू आ सकता है, आपको नोटिस बन के आ सकता है। आपको हर नोटिस और हर मेल का जवाब देना है विधिवत, और वो प्रोफेशनल वकीलों से दिलवाइए आप, ठीक है। आर्बिट्रेशन के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आर्बिट्रेटर भी आपसे रजामंदी के द्वारा ही नियुक्त होगा, बैंक एक तरफा मध्यस्थकार को नियुक्त नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका लोन 20 लाख से अधिक है तो डीआरटी पे जाएगा। डीआरटी में आपको वैसे ही 2-3 साल का टाइम मिल जाएगा। तो बैंक से आप टाइम लेने की कोशिश करें, बैंक को आप ना देने की कोशिश ना करें, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको समय मिल गया, अपनी स्थिति सुधारिए, पैसा भरिए। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो सेटलमेंट एक ऑप्शन है, सेटलमेंट को चूज़ कीजिए। फिर इसमें आपको सवाल आएगा कि मेरा सिविल बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर सारे सवालों का जवाब क्या होता है, एक नहीं होता। सिविल के ऊपर हम अलग से वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे। सिविल आपका कल है, आप आज फंसे हो, मार्क माई वर्ड, आज निकल लो फिर कल देख लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई गुनाह नहीं है, एक दस्तावेज है, सरकार का नहीं है, गैर सरकारी दस्तावेज है। अगर उसके अंदर हरा मिल गया तो आपको कोई 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं डाल देगा, और लाल हो गया तो आपके कोई गर्दन पकड़ के ले नहीं लेगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इस पे मैं वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ। अब मैं बराबर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखते रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।